गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको सेकंड चैप्टर शुरू किया था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जिसमें मैंने आपको द ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था। इसके अलावा ट्रेड राइवल्स के बारे में टॉपिक जो था उसमें क्लियर किया था आपका। उसके बाद एक टॉपिक था आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और आज मैं आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑफ पावर, यानी अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो अपने शक्ति को किस तरह से एक्सपेंस कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द कंपनी ऑफिशियल स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग द एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस एज ग्रांटेड थ्रू द फरमान इशू बाई औरंगजेब। बोल रहा है कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, उन्होंने औरंगजेब के फरमान के द्वारा जो उनको अधिकार दिए गए थे उसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी उनको जो अधिकार मिले हुए थे उन अधिकारों का उन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। बोला द फरमान वाज एक्सटेंडेड बाय मुगल एम्पर फारूक शियर्स। हो रहा है कि औरंगजेब के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था, जिसके तहत अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, उसको एक्सटेंड किया था मुगल एम्पर फारूक शियर्स ने। द फरमान granted concession to only the company trade, but the officials stopped paying duty on their private trade also. The situation grew worse in Bengal, the richest province at that times. The lead to be to a conflict during the early 18th century between the company and the Nawabs of Bengal. बोल रहा है कि जो फरमान जारी किया गया था औरंगजेब के बाद में फारूक शियार जो थे, जिन्होंने उसको एक्सटेंड किया था, इस फरमान के जरिए उनको व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, परंतु उनको टैक्स देना जो था वो अनिवार्य रखा गया था। परंतु अंग्रेज अधिकारी जो थे, उन्होंने अपने प्राइवेट ट्रेड यानी खुद की जो उनके निजी व्यापार होते थे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। और जो कि उस समय का सबसे आपका संपन्न प्रांत माना जाता था बंगाल, उसकी स्थिति जो थी वो और भी ज़्यादा खराब होती, चिंताजनक होने लगी। दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द अर्ली 18th और 18वीं शताब्दी के दौरान ये झगड़ा जो था नवाब और कंपनी के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन and then Alwardi Khan ruled Bengal as Nawab and tried to put a strict check on the company officials. बोल रहा है कि मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन और अलवर्दी खान जो कि बंगाल के नवाब थे, उन्होंने ये प्रयास किया कि कंपनी जो थे, जो व्यापार कर रहे थे, उस पर वो हमेशा निगरानी रख रहे थे और चेक कर रहे थे। बोल रहा है कि अलवर्दी खान लेड टू कंडीशन फॉर द ऑफिशियल टू बी एबल टू ट्रेड इन बंगाल्स। बोल रहा है कि अलवर्दी खान ने दो शर्त रखे थे ब्रिटिश अधिकारियों के साथ, जिसके आधार पर वो बंगाल में जो था व्यापार कर सकते थे। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही दे रहा है कि व्हाट आर द कंडीशन लेड बाय द अलवर्दी खान फॉर द कंपनी ऑफिशियल टू ट्रेड इन बंगाल। क्या कंडीशन रखा था, क्या शर्त रखा था अलवर्दी खान ने, जो कि बंगाल का नवाब था। पहला दे रहा आपका द कंपनी ऑफिशियल्स इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड मस्ट पे ड्यूटी और द प्रिविलेज ग्रांटेड टू द कंपनी ट्रेड शैल बी कंप्लीटली विदड्रॉ। हो रहा है कि अगर कंपनी के अधिकारी जो थे, अगर वो लोग प्राइवेट अगर व्यापार करते, यानी खुद का अगर व्यापार करते और यहाँ से सामान दूसरी जगह भेजते, तो उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे कंपनी को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, छूट दिया गया है, उसको हटा लिया जाएगा। और दूसरा, कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड द फोर्टिफिकेशन अराउंड देयर ट्रेडिंग पोस्ट। और जो उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था, व्यापारिक पोस्ट जो था जहाँ से व्यापार करते थे, उसके चारों तरफ वो किलाबंदी नहीं कर सकते थे। हाउएवर द कंपनी हैड बिकम स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू एनेक्स मोर टेरिटरी। हो रहा है कि यद्यपि जो कंपनी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे अब, और वो और भी ज़्यादा क्षेत्र जो थे उसको हड़पना चाहते थे, लेना चाहते थे।
After the death of Alwardi Khan in 1756, the company official tried to install a puppet Nawa but could not succeed. पूरा कि 1756 के बाद कि में अलवर्दी खान के मृत्यु के बाद कंपनी अधिकारी जो थे, ब्रिटिश अधिकारी जो थे, उन्होंने वहाँ पर एक कठपुतली नवाब रखने का प्रयास किया, राजा बनाने का प्रयास किया, परंतु इसमें सफल नहीं हुए। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब बंगाल, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बना दिया गया। द कंपनी वॉज आस्क्ड टू पे रेवेन्यू एंड वॉज डिनाइड द परमिशन टू मिंट कॉइन और टू बिल्ड फर्दर फोर्टिफिकेशन विच द ब्रिटिश डिड नॉट पे एनी हिट टू। बोल रहा है कि अंग्रेज जिसके परवाह नहीं करते थे, जैसे और कंपनी सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद कंपनी को जो था टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा उनको अपने खुद के सिक्के को ढालने से वंचित रखा गया, मना किया गया। सिराजुद्दौला मार्च टू कासिम बाजार विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ 30,000 एंड कैप्चर द फोर्ट विलियम्स। द वेयर हाउस वॉज लॉक्ड एंड इंग्लिश शिप्स वर ब्लॉकेड्स। और सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार की ओर कूच किया और फोर्ट विलियम्स जो था उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसके अलावा वेयर हाउस जो थे उसको लॉक कर दिया गया और इंग्लिश जो जहाज़ जो थे उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, बंगाल में आने से रोक दिया गया। हावेवर रॉबर्ट क्लाइव मैनेज द रिस्टोर द कंपनी अर्लियर पोजीशन। हालांकि जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने कंपनी के जो शुरुआती जो स्थिति जो थी उसको वापस लाने का प्रयास किया। Many round of negotiations took place between Robert Clive and Sirajuddaulah. When these negotiations failed, the East India Company under Robert Clive planned to depose the Nawab and install a puppet Nawab at his place. वो रहा कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कई राउंड्स जो थे वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी, परंतु जब ये बातचीत जो थी असफल हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लान किया कि नवाब को उसके गद्दी से हटा दिया जाए और उसके जगह पे एक कठपुतली यानी उनके बात को मानने वाला नवाब जो था वो बैठा दिया जाए। दिस रिजल्टेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1757। और इसका ये इन दो नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो तनाव हुआ था उसका ये परिणाम हुआ कि इतिहास का सबसे जो फेमस युद्ध जो था, प्रसिद्ध युद्ध जो था, जिसे हम लोग बैटल ऑफ पलासी यानी पलासी का युद्ध कहते हैं, वो शुरू हुआ 23 जून 1757 को। चलिए, द बैटल ऑफ पलासी 1757। The company officials succeed in getting a close associate of Sirajuddaulah on their sides. Mir Jafar, the commander-in-chief of Nawab's army, was given an assurance that after the defeat of Sirajuddaulah, he would be made the Nawab when the two forces met the battlegrounds. Mir Jafar withdrew his troops and this was a major cause for the defeat of सिराजुद्दौला। ये आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया उसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ये कंपनी जो थे उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। इसका सबसे बड़ा कारण था जो आपका मीर जाफ़र था उसका सपोर्ट ना करना। मीर जाफ़र जो था उसका सेनापति था सिराजुद्दौला का, और ऐन मौके पर उसने जो था सिराजुद्दौला का मदद जो था वो अपने सैनिकों के साथ नहीं की थी, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो था वो इस युद्ध में हार गया था। बैटल ऑफ प्लासी मार्क द फर्स्ट मेजर विक्ट्री फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और प्लासी का युद्ध में जो विजय प्राप्त हुआ था अंग्रेज़ों को, वो सबसे बड़ा और पहला सबसे बड़ा विक्ट्री जीत जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। आफ्टर द बैटल्स, युद्ध के बाद, Sirajuddaulah was assassinated. After his death, Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. In return for a large sum of money, Jamidar of 24 Pargana in Bengal and right to free trade to company. मुरार सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बदले में उसको काफ़ी सारा धन जो था, इसके अलावा 24 परगना के जमींदारी अधिकार जो थे बंगाल में, और व्यापार जो था वो बिना
कर दिए करने की अनुमति जो थी वो कंपनी को प्राप्त हो गई थी। द विक्ट्री एट प्लासी ट्रांसफर्ड द ब्रिटिश फ्रॉम ट्रेडर टू पॉलिटिकल रूलर्स एंड दस बिगेन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। हो रहा है कि पलासी के पर जो युद्ध जीत उन्होंने प्राप्त की थी, इससे एक ब्रिटिश कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, अब वो एक राजनीतिक शासक जो था वो बन चुके थे। बिहाइंड द न्यू नवाब इट वाज द कंपनी दैट हैड द एक्चुअल पावर टू रूल्स बंगाल। बुरा है नवाब के पीछे, नए नवाब के पीछे कंपनी जो था वही बंगाल पर शासन चलाने की शक्ति जो थी उसका इस्तेमाल कर रहा था। यानी मीर जाफर जो था वो केवल एक कठपुतली मात्र शासक था। जो भी अधिकार, जो भी निर्णय लेने होते थे, वो सारे जो होते थे वो कंपनी लेते थे। दिस आल्सो रिविलेट्स द वीकनेस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और इससे भारतीय जो राजनीतिक प्रणाली जो थी उसमें कमजोरी जो थी वो दिखाई देनी शुरू हो चुकी थी। हाउएवर मीर जाफर कुड नॉट मीट द डिमांड्स ऑफ द कंपनी एंड प्रोटेस्टेड। मीर जाफर जो था वो उनके डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था और इसलिए उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ही वॉज देन रिमूव फ्रॉम द पोजिशन एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को उसके गद्दी से हटाकर उसके दामाद को, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया 1760 में। इन रिटर्न मीर कासिम गेव द जमींदारी ऑफ बर्दवान, मिडनापुर एंड चित्तौगंग्स टू द कंपनी। और उसके बाद मीर कासिम ने कंपनी को और 3 जगह जमींदारी जो अधिकार जो थे वो प्रदान किए। ठीक है। इवेंचुअली मीर कासिम रिफ्यूज टू play a puppet nawab for the British and place limits on the company trade privileges। इसमें मीर कासिम जो था उसने कठपुतली एक नवाब के काम तौर पे काम करने को उसने मना कर दिया और ब्रिटिश कंपनी के जो ट्रेड अधिकार जो थे, व्यापार अधिकार जो थे, उसको सीमित कर दिया। ही रिकॉग्नाइज हिज आर्मी एंड इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन। और उसने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। The company declared war on him and in June 1763 under Major Adams defeated him। और 1763 में, जून 1763 में कंपनी ने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी मेजर एडम्स के नेतृत्व में। मीर जाफर वॉज रिनस्टार्टेड एज द नवाब ऑफ बंगाल। और दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बेटर ऑफ बक्सर। मीर कासिम फ्लीड टू अवध एंड अलाइंड विद द नवाब ऑफ अवध। मीर कासिम जो था वो बंगाल से भागकर अवध पहुंच गया और अवध के नवाब सुजादुल्ला के साथ संधि करके एक सहायक मतलब एक बड़ी सेना तैयार करने का प्रयास करने लगा। एंड द मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय हु वाज टेकिंग रिफ्यूजी इन अवध। इसके अलावा सुजादुल्ला और शाह आलम द्वितीय जो कि एक मुगल एम्परर थे, उनकी मदद के लिए वो अवध चला गया जहाँ पे वो एक विशाल सेना बनाने का प्रयास कर रहा था। टुगेदर दिस थ्री अटैक द कंपनी फोर्सेस इन द फेमस बैटल ऑफ बक्सर ऑन 27 अक्टूबर 1764। बट द इंग्लिश अंडर जनरल हेक्टर मुनरो डिफीटेड द, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपका, डिफीटेड द, एक मिनट, एक सेकेंड, कंबाइंड आर्मीज। हो रहा है कि टुगेदर दिस थ्री अटैक द कंपनी फोर्सेस इन द फेमस बैटल ऑफ बक्सर। हो रहा है कि इन तीनों यानी मीर कासिम की सेना, सुजादुल्ला की सेना और शाह आलम द्वितीय की सेना, इन तीनों सेना के खिलाफ अंग्रेज ने एक फेमस युद्ध जो था बक्सर में 1764 में उनके साथ लड़ा। और इस युद्ध में जो था अंग्रेजों ने इन कंबाइन आर्मी जो थी, तीनों की कंबाइन आर्मी को हरा दिया और इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। द विक्ट्री ऑफ बक्सर स्टेबलाइज एन अनचैलेंजेबल ऑथोरिटी फॉर ऑफ द ब्रिटिश ओवर बंगाल एंड आल्सो गेन द influence over the Nawab of Awadh and Mughal emperors. With the emperor went under the protection of British and began to live on a pension, and Nawab of Awadh escaped to Rohil
रोहिलखंड एंड मीर कासिम स्पेंट हिज रिमेनिंग डे इन एक्सेल्स। बोल रहा है कि इसके बाद इस बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी और अपना प्रभाव जो था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था। मुग़ल एम्परर जो थे उनको अब जो था मुग़ल एम्परर क्या दे रहा है आपका आल्सो गेन देन इन्फ्लुएंस ओवर द नवाब ऑफ। इसके अलावा अपना प्रभाव जो था वो अवध के नवाब जो थे उसके ऊपर ज़्यादा मतलब प्रभावी ढंग से उसको उसको अपने कंट्रोल में उन्होंने रख लिया था। ठीक है। एंड द मुग़ल एम्परर और मुग़ल यानी हम कह सकते हैं कि मुग़ल एम्परर और नवाब अवध जो थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे या उनके अनुसार ही उन लोगों को काम करना पड़ रहा था। वाइल द एम्परर वेंट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश, जबकि एम्परर जो कि ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में थे, सुरक्षा में थे। एंड बिगेन टू लिव ऑन पेंशन, और उनको अब पेंशन पे जीवित जो था वो रहना पड़ रहा था। बोल रहा है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉलोड बाय द नंबर ऑफ टेरिटरीज। रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड द गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द ईस्ट इंग्लिश आर्मी इन बंगाल इन 1765। बोल रहा कि बंगाल 1765 में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका कमांडर इन चीफ जो था वो रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया था। ठीक है। इस युद्ध के बाद दिस डेवलपमेंट सेट अ फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। और दिस डेवलपमेंट और ये जो विकास जो स्थापित किया था, जो डेवलपमेंट हुआ था, यानी उसके बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो स्थायी रूप से जो था अपना राजनीतिक शासन जो था वो शुरू करना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी राजनीतिक शासन जो था, इसके पहले बक्सर के युद्ध के पहले अंग्रेज जो थे वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पे शासन नहीं करते थे, मगर बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर अपना शासन करना जो था वो शुरू कर दिया था। बुरा क्लाइव्स रिस्टोर्ड अवध which came under the British control to Nawab Sujadullah for a large sum of money and district of Kora and Allahabad। बोल रहा है कि क्लाइव जो थे रिस्टोर्ड अवध, उन्होंने फिर से अवध जो था उसको रिस्टोर किया और नवाब जो सुजादुल्ला जो थे उनके लिए कुछ पैसे जो थे उनको देना पड़ा रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सरकार को, और कुछ जो उनके राष्ट्र जो ज़िला जो थे जैसे कोरा और इलाहाबाद वो भी अंग्रेज़ों को देने पड़े थे। मच ऑफ हिज ऑथोरिटी वाज टेकन, इसके अलावा बहुत सी शक्तियाँ जो थी उनसे ले ली गई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर इन 1765 शाह आलम सेकेंड अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान। बोल रहा है कि मीर जाफ़र 1765 में मीर जाफ़र के मृत्यु के बाद शाह आलम द्वितीय जो था उसे कंपनी का दीवान अपॉइंट किया गया। ठीक है। बोला आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफ़र इन 1765 शाह आलम सेकंड अपॉइंटेड द कंपनी एज ए दीवान। सॉरी, बोल रहा है कि मीर जाफ़र के मृत्यु के बाद शाह आलम द्वितीय जो कि वहाँ का नवाब था उसने कंपनी को 3 राज्य का दीवानी जो था वो अधिकार जो थे वो दे दिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन हैज़ स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। बोल रहा है कि पलासी के युद्ध के बाद जो भारत से सोने जो थे, पैसे जो थे ब्रिटिश का या सोना जो था जो मतलब उनको देना पड़ता था भारत में व्यापार करने के लिए, अब धीरे धीरे वो बंद हो गया और भारत जो ब्रिटेन जो था उन्होंने भारत से ही जो धन वो इकट्ठा करते थे व्यापार से, उसी धन का इस्तेमाल वो लोग अब करना शुरू कर दिए और अपनी आर्मी को भी धीरे धीरे मजबूत बनाना शुरू कर दिया। डॉल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ट्रेडिंग बॉडी द कंपनी एक्सट्रैक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट विद टैक्सेशन राइट्स। बोल रहा है कि टैक्सेशन यानी कर अधिकार के साथ कंपनी जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना का प्रयास करते थे। द ऑफिस ऑफ नवाब लॉस्ट ऑल इट्स अर्लियर पोजीशंस। द ऑफिस ऑफ नवाब की जो शुरुआती जो स्थिति जो थी वो ख़त्म होती चली गई। ही स्टिल हैड टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बट हैज़ नो पावर एंड रिसोर्सेज। बोल रहा है कि अब वो लोग अपने प्रशासनिक
जिम्मेवारी को मैनेज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास ना तो शक्ति थी और ना ही संसाधन। वाइल द कंपनी कंट्रोल ऑल द लैंड एंड इट्स रेवेन्यू विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, परंतु कंपनी जो थी उन्होंने पूरी जो भूमि जो थी और जो रेवेन्यूज जो लिया जाता था, भूमि कर जो लिया जाता था, उसको उसके ऊपर उन्होंने नियंत्रण कर लिया बिना किसी प्रशासनिक जिम्मेवारी के। दिस वाज द डॉल गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी अंडर विच बंगाल सफर्ड इमेंशनली। इसी को कहा जाता है डॉल्स गवर्नमेंट्स, यानी दोहरी सरकार। यानी एक सरकार जो कि वहाँ पर पहले से ही शासन कर रही है, परंतु उसके पास ना तो शक्ति है और ना ही संसाधन जिसका इस्तेमाल वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए कर सकता था, बल्कि उसी राज्य के अंदर जो दीवानी राइट्स जो प्राप्त किए अंग्रेज जो होते थे, ब्रिटिश अधिकारी होते थे, वो बिना किसी जिम्मेवारी के ही वो इन शक्तियों का और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कंपनी रूल In the first year of company rule, the total land tax income was double and most of the revenue flowed out of the country. पूरा है कि पहले साल में कंपनीज के शासन के पहले साल में जो टोटल टैक्स जो प्राप्त किया गया था वो डबल हो चुका था, और ज़्यादातर कर जो था वो भारत से दूसरे जगह, जो भारत में जो पैसा उनको प्राप्त होता था कर के रूप में, उस पैसे को वो यहाँ से अपने देश भेज देते थे। देयर वॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इन बंगाल, और इससे बंगाल के अंदर जो फूड क्रॉप्स होते थे, चावल की खेती जो होती थी, पूरी तरह से ख़त्म हो गई। द कंपनी ऑर्डर द फार्मर टू प्लांट इंडिगो इंस्टेड ऑफ राइस, और अब कंपनी ने किसानों को ये ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि वो नील की खेती, चावल की खेती के बजाय नील की खेती करे। ओपियम्स एंड पॉपीज वाज कल्टिवेटेड and exported. This reduced food availability, land fertility, and also control to sore famines which struck Bengal in 1770. बोल रहा है कि ओपियम्स एंड ऑपी वाज कल्टिवेटेड एंड एक्सपोर्टेड, और इंग्लैंड में जो नील की खेती की जाती थी उसी का एक प्रजाति है आपका ओपियम्स, ठीक है, ये पौधे की एक प्रजाति है नील की, उसको भारत जो था एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और यहाँ से इंडिगो जो था वो अपने देश भेजना शुरू कर दिया। इसके अलावा द रिड्यूस फूड अवेलेबिलिटी एंड लैंड फर्टिलिटी, भूमि का जो उपजाऊ शक्ति जो था वो कम होना शुरू हो गया, क्योंकि उस पर नील की खेती की जाती थी, और भोजन जो था उसकी भी कमी होनी शुरू हो गई, जिससे बंगाल की स्थिति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई, और बंगाल में 1770 में एक भयानक जो था वो अकाल पड़ा था। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अगले क्लास में कल मैं आपको इसके आगे का टॉपिक जो था वो पढ़ाना शुरू करूँगा। ध्यान, मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, इसमें से 2 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड है, 3 क्वेश्चन डॉल एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर आ जाएगा, और क्या प्रभाव पड़ा था, व्हाट इज़ द डॉल गवर्नमेंट क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। जो मैं जस्ट अभी टॉपिक जो पढ़ा था उसी में से इसका आंसर होगा। चलिए, थैंक यू।